मैंने सभापति महोदया कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने कहा कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और सम्मान करना भी चाहिए, इस देश के प्रधानमंत्री रहे। मैंने कहा कि उन्होंने 1987 में मैट लाया, उसका इंप्लीमेंटेशन रोक दिया। मैंने यह कहा कि 88 में वो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लेके आए और जो कोई भी यहां कानून बनता है उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलता है, रूल्स निकलता है। 2011 तक ये रूल्स नहीं बना। मैंने तो केवल इतनी बात कही कि जब आप कोई एक्ट बनाते हो तो उसका रूल बनाओगे ना, उसको इंप्लीमेंट करोगे ना। नहीं किया। उन्होंने 48 लाख करोड़ की बात की है। मैडम, ये जो टैक्स है ये केवल दुनिया को दिखाने के लिए आप टैक्स पे रेट करते हो और किसी के ऊपर, मैं आपको बताऊं कि उसमें से 48 लाख करोड़ का जो टैक्स बाकी, उसमें 43 लाख करोड़ रुपया जो नोशनल है, जो आपने कहा कि यदि आ जाता तो फिस्कल डेफिसिट कम हो जाता। मिस्टर थरूर, मैं आपको बताऊं, उसमें एक जो बिल है लगभग 1,10,000 करोड़ का हसन अली का। हसन अली कौन था? काशीनाथ टपोरिया कौन था? एक घोड़ा का व्यापार करने वाला आदमी जिसने कि 2007 तक कोई इनकम टैक्स नहीं दिया। साथ में आप उसके यहां रेट करते हो पूना का और उसके ऊपर जो है चार्ज लगाते हो और वो टैक्स आप कहते हो कि कभी 74 लाख करोड़ रुपया देना है, कभी कहते हो कि नहीं 1,10,000 करोड़ रुपया देना है। इस तरह से ये जितने टैक्स हैं वो 80 के पहले के हैं। और मैं आपको बताऊं कि उसमें एक टैक्स जो है, अब मैं आपको एक पढ़ के बताता हूं, मैं नहीं बोलना चाहता था, अब आप पढ़ो, सुनो। उसमें से एक टैक्स जो है बिन चड्ढा का भी है, बोफोर्स का है। मैं आपको पढ़ देता हूं, यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया 25 फरवरी 2011 और क्वेश्चन पूछा, अनस्टार्ट क्वेश्चन है। उसमें यह पूछा गया कि वेदर द बोफोर्स केस इज ऑल्सो लाइंग इन द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, if so the details thereof and time since when the case is pending along with। और उसके बाद पूछा गया कि whether the Central Bureau of Investigation has not taken this case seriously। यह क्वेश्चन पूछा गया और उसका जवाब आप ही की सरकार, आपने कहा कि हां यह बात सही है कि 87-88 से लेकर 93-94 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विन चड्ढा के ऊपर, हिंदुजाज के ऊपर, एसके भटनागर के ऊपर, ये बड़ा केस है और इसके ऊपर जो है इनकम टैक्स ने बताया कि उन्होंने इलीगल तरीके से बोफोर्स के जो किकबैक आए थे उसमें से पैसे नहीं दिए, वो आज भी पेंडिंग। और दूसरा, आपने उसी के आगे कहा कि हम सब कुछ जानते हैं कि इसमें बोफोर्स के पैसे आए, बिन चड्ढा को पैसे गए। बिन चड्ढा का आपका उत्तर है, इसीलिए मैं इसको, कार्ती जी मैं आप बताएं तो मैं इसको प्लेस ही कर दूंगा क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन वो आप कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी जितने एक्यूज थे बोफोर्स के, इंक्लूडिंग कोत्रोची, हमने सबको क्लीन चिट देके बाहर कर दिया सीबीआई में। ये आपका जवाब है। आप हमारे ऊपर चार्ज लगा रहे हो कि 48 लाख करोड़ रुपया कहां गया, 43 लाख करोड़ रुपया कहां गया। और इसी तरह के नोशनल टैक्स लगाकर या नोशनल बातें बताकर आप मुझे परेशान करना चाहते हो, इस सरकार को परेशान करना चाहते हो, सरकार के नीतियों को परेशान करना चाहते हो और इस देश को जो कि हम वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी बनाना चाहते हैं उसके लिए जो है आप परेशान कर रहे हैं। जी, ये भर्तरी माता साहब कुछ बोल रहे। इन चढ़ा के प्रॉपर्टी को नीलाम करके पैसा ट्रेजरी को लाया, इसके आगे भी कहानी है, बताइए। कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सभापति महोदया प्लीज बैठिए। सभापति महोदया, भर्तरी माताब साहब इस सदन के सबसे सीनियर एमपी हैं। संजोग से हम लोगों को जो है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर उन्होंने शपथ भी दिलाया। भर्तरी माताब साहब एक कमेटी के चेयरमैन थे, पीएससी सब कमेटी के। उसमें मैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र जो इस बार चुनाव नहीं लड़े, शिव कुमार उदासी साहब, हम तीनों
उनको सहयोग कर रहे थे। और ये बातें जब हमने कही तो हमने सीबीआई और इनकम टैक्स दोनों को चेयरमैन के नाते जो है मिस्टर महताब ने बुलाया और मिस्टर महताब ने ये इंसिस्ट किया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सब कमेटी के चेयरमैन के तौर पर कि बोफोर्स का ये केस है, जब ये प्रूफ कर दिया है इनकम टैक्स ने कि किकबैक लिए गए हैं और बिन चड्ढा ने उस किकबैक से प्रॉपर्टी खरीदी है, तो जो उसके वारिस बचे हुए हैं, बिन चड्ढा की डेथ हो गई थी, उसके जो वारिस बचे हैं उसको आप नीलाम करिए और पैसे लाइए। और इसके लिए मुझे लगता है कि भर्तृहरि महताब साहब की कमेटी को धन्यवाद देना चाहिए इस देश को कि हमने उस पैसे को जो है ट्रेजरी में जमा करवाया। अब मैं आऊंगा सभापति महोदया, ये सीएजी की कुछ रिपोर्ट लेकर मैं आया हूं। इस देश में बहुत बातें चलती हैं कि कॉरपोरेट को हम मदद करते हैं, आम लोगों को मदद नहीं करते हैं। एक रिपोर्ट जो है ये रिसिप्ट ऑफ बजट 13-14 जिस साल की हम लोग सरकार से आए, ये भारत सरकार का रिपोर्ट है। भारत सरकार जो क्या होता था कि जब मैं पहली बार एमपी बनकर आया, यहां तो हमसे बहुत सीनियर लोग हैं, एक चैप्टर जो है, एक बुक हम लोगों को मिलता था रेवेन्यू फॉरगॉन का। कॉर्पोरेट को कैसे फायदा पहुंचाया जाता था ये मैं आपको बताऊं। और ये सीएजी की रिपोर्ट जो मैं कह रहा हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट जो लेके आया हूं मैं, वो ये दिखा रहा है कि इस देश में कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 33%, जो 2004 से लेकर 14 तक यूपीए चलाती रही, 4 से 14 तक 33%। सेस की बात की अभी मिस्टर थरूर ने, तो सेस को यदि मान लेंगे तो टोटल वो टैक्स बढ़ता था 38.9 के आसपास। सीएजी कह रहा है कि 10 साल में किसी भी कॉर्पोरेट में उसने 400, इस देश के 400, ये 13-14 की रिपोर्ट है, 400 बड़े इंडस्ट्रियल हाउस का जो है नाम दिया, उसका जो टैक्स था वो केवल 22.3% था। 22% से ज्यादा कॉर्पोरेट ने कभी इस देश में टैक्स ही नहीं दिया 2014 तक। हमने क्या टैक्स दिया? हमसे आपने कभी 40% वसूला, कभी 30% वसूला, कभी 25% वसूला। 3 लाख 4 लाख के बाद जो है, जो गरीब आदमी है वो भी टैक्स देना शुरू कर दिया। कभी अपने गिरेबा में झांके हैं। और ये आपका रिसिप्ट है रेवेन्यू फॉरगॉन का, एक पेपर आता था, हम सभी ने इसको पढ़ा। जब बजट पेपर तो उस वक्त आता था, अब तो डिजिटल कर दिया है ओम बिरला साहब ने। उसने ये कहा अंतिम में 13-14 में जब ये लोग जा रहे थे, 5 लाख करोड़ रेवेन्यू फॉरगॉन सारे बिजनेसमैन को किया। दिस इज हियर। ये मैं 13-14 का जो है पूरा वो रेवेन्यू फॉरगॉन का ये रिपोर्ट लेकर आया हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदया, इन लोगों को इस बजट में कुछ चीजें दिखाई नहीं देती। मैं केवल तो आपको आईना दिखा रहा हूं, मैं और कुछ नहीं बोलूं। मैं तो संजय की तरह सारी बातें जो है बता रहा हूं। यदि आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं सुनना चाहते हैं मैं क्या करूं। अब रोजगार की बात कर रहे हैं कि इस बजट में रोजगार के लिए क्या क्या है। आप लोग सबसे ज्यादा चिंता जो है उसी पर कर रहे हैं। मैं रोजगार पर ही आता हूं। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग सर्विस सेंटर, इसके ऊपर हमने जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। उसके टैक्स के कंसेशन के बारे में, जिससे कि नए स्टार्टअप्स खड़े हों, नए लोग आए, नई इक्विटी आए, नए डेवलपमेंट हो। कभी आपने इस बजट को पढ़ा है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग दूसरा ऐसा सेक्टर है जिस पर कि यह सरकार इस बजट में, इस फाइनेंस बिल में बहुत कुछ लेकर आई है। और फिर मैं पूरे सदन का और पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बहुत बातें होती हैं कि यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, हम लोग फेल हो रहे हैं, चाइना आगे बढ़ रहा है, ताइवान आगे बढ़ रहा है। चिप्स का सवाल हो, सेमीकंडक्टर का सवाल हो, टेलीफोन का सवाल हो, मोबाइल का सवाल हो।
कार्ति जी, आपके लिए 96 में आपके पिताजी 97 में जब वो देवेगौड़ा साहब और इंद्र कुमार गुजराल साहब के साथ मंत्री थे, ITA इंटरनेशनल टेलीफोन एग्रीमेंट, टेलीकॉम एग्रीमेंट ITA 1 वो साइन कर, और पूरी दुनिया में 194 कंट्री है, अब तो 195 हो गया है। 195 कंट्री में केवल 17 कंट्री सिग्नेटरी थे। बाद में वो बढ़कर 29, इवन चाइना भी उसका सिग्नेटरी नहीं था। चाइना भी उस एग्रीमेंट का पार्ट 2003 में हुआ। और हमने क्या एग्रीमेंट कर लिया? हमने एग्रीमेंट कर लिया कि 2004 तक ये जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, टॉयज हैं, हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, चिप्स हैं, सेमी कंडक्टर हैं, कहीं से भी लेके आ जाइए, हम 0 ड्यूटी लेंगे। पूरी कस्टम ड्यूटी एबॉलिश कर दी। ये एग्रीमेंट साइन कर लिया। मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूं, मिस्टर थरूर इसके पहले उस कमेटी के चेयरमैन थे, प्रताप राज यादव थे। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार सरकार को कर रहे हैं। मैं शशि थरूर साहब का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी इस बात के लिए लगातार कहा कि ITA 1 से भारत को कैसे निकलना है। हम चाहकर भी ITA 1 से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन यही इस देश के प्रधानमंत्री थे और निर्मला सीतारामन जी थी कि 2015 से पूरी दुनिया ITA 2 को साइन करने के लिए कह रही है, और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। और जब आप रोपा पेड़ बबूल का आम कहां से हो? आपने जब 0% कस्टम ड्यूटी साइन कर लिया कि उसमें एक्साइज नहीं लगेगा, उसमें कस्टम नहीं लगेगा, इसके बाद क्या हो गया? पूरी की पूरी, इवन जो गणेश जी की प्रतिमा है या जो हम दिवाली में चुलबुलिया बल्ब लगाते हैं, तो वो भी चाइना से आ रहा है। ये सब आपकी देन है। और आप मुझे कहोगे कि हम क्यों नहीं कंपीट कर पा रहे, हम क्यों नहीं कंपीट कर पा रहे? लेकिन इस बजट में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हमने एक बड़ा कदम उठाया।